नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। आज की हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं जिसमें नियमित PDF के सभी प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग 46वें प्रश्न से पढ़ने वाले हैं, यानी 15 प्रश्न आज की क्लास में हल करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 46 नंबर। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? ऑप्शन है अरेस्टर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर या फिर मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए पहले थ्योरी देख लेते हैं। तो जो मल्टी वाइब्रेटर होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मोनो मल्टी वाइब्रेटर और दूसरा होता है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। तो 3 तरह के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं। पहला होता है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, दूसरा होता है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और तीसरा होता है ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो अस्थायी अवस्था का मल्टी वाइब्रेटर जो स्वयं में परिवर्तन न हो, जिसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाहर से कोई सिग्नल या पल्स देने की आवश्यकता होती है, वो अस्थायी अवस्था का मल्टी वाइब्रेटर होता है। अस्थायी मल्टी वाइब्रेटर ऐसी अवस्था जिसको बदलने के लिए पल्स देने की आवश्यकता न हो और जो कुछ समय बाद स्वयं ही बदल जाए, उसे अस्थायी अवस्था कहते हैं। ये मल्टी वाइब्रेटर की 2 अवस्थाएं होती हैं, एक अस्थायी अवस्था होती है, एक अस्थायी अवस्था होती है। तो प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर। दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? चित्र को गौर से देखिए। इसका विकल्प है ऑप्शन ए शोर विरूपण को रद्द करने के लिए, ऑप्शन बी है 60 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, ऑप्शन सी है सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी है दूसरे हार्मोनिक विरूपण को रद्द करने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप लोग हर सवाल के कमेंट करते रहिए, ऐसा नहीं कि बस प्रश्नों को देखते रहिए उत्तर को देखते रहिए। ऐसा नहीं करना है, प्रश्न पढ़ना भी है और उसका उत्तर भी देना है, तभी आप लोग कितने पढ़े लिखे हो उसका पता चलेगा आपको और आगे अच्छी आप तैयारी करोगे। तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए, उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 47 नंबर का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्नल को 180 डिग्री, सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए
तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फेज शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 नंबर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? विकल्प है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, नेक्स्ट विकल्प है धारा नियंत्रण डिवाइस, सकारात्मक फीडबैक डिवाइस या कम इनपुट प्रतिबाधा उपकरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एग्जाम में पूछता है कि फैट का पूरा नाम क्या होता है? तो फैट का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह होता है। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, तो इसका दो सिंबल भी होगा। पहला जो टर्मिनल है उसको गेट टर्मिनल के नाम से जानते हैं, जिसमें तीर का निशान दर्शाते हैं, उसे हम गेट टर्मिनल के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका टर्मिनल है ड्रेन और तीसरा टर्मिनल है सोर्स। ड्रेन को डी से दर्शाते हैं, जिसे हम ड्रेन के नाम से जानते हैं। सोर्स को एस से दर्शाते हैं और गेट को जी से दर्शाते हैं। देखिए, गेट वाले टर्मिनल पे यदि तीर की दिशा अंदर की तरफ होगी तब इसको हम क्या बोलेंगे? एन चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन चैनल फैट हो गया। इसी तरह से पी चैनल भी बना लेते हैं। अब पी चैनल में क्या होता है? इसमें जो तीर की दिशा होती है वो गेट टर्मिनल पे बाहर की तरफ होती है। ये देख रहे हैं बाहर की तरफ है और इसमें आप देख रहे हैं अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ रहेगा तो उसे एन चैनल फैट बोलेंगे, जब बाहर की तरफ रहेगा तो उसे पी चैनल फैट बोलेंगे। ठीक है, यानी पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का सिंबल। दो सिंबल होता है, एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एन चैनल में तीर अंदर की तरफ होता है, पी चैनल में तीर बाहर की तरफ होता है। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है। क्या है? वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। ठीक है, इसी को हम वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स के नाम से भी जानते हैं। करंट सोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक, यूनिपोलर डिवाइस इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक ही चल आवेश वाहक कार्य करता है। ठीक है, ऑपरेट होता है, यानी एक ही चल आवेश वाहक से ऑपरेट होता है। एन चैनल में मेजॉरिटी के रूप में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और पी चैनल में मेजॉरिटी के रूप में होल होंगे। यहाँ जो माइनॉरिटी आवेश वाहक होते हैं उनका कोई यहाँ पे रोल नहीं होता है, सिर्फ रोल होता है मेजॉरिटी आवेश वाहक का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, इसके बाद जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है वो लेस टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। लेस टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी पे लिखना है। इसके बाद इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, गेट, ड्रेन और
सोर्स होता है, ये 3 लेयर से बनता है, ये 3 लेयर से बनता है। कैसे? तो इसका आप देख लीजिए फिगर, कुछ इस तरह से फिगर इसका होता है। अगर n चैनल होगा तो ये बड़ा वाला जो भाग होगा वो n टाइप मटेरियल का बना होगा, और ये छोटा वाला जो भाग होगा वो p टाइप मटेरियल का बना होगा। तो यहाँ पे एक लेयर ये होगा, ये p और p, यानी n चैनल में 2 p लेयर होगी और एक n लेयर होगा, ठीक है। और p चैनल में एक p लेयर होगा और 2 n लेयर होंगे। तो कुछ इस तरह का इसका संरचना होता है। ये गेट है, इसको ऐसे कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये आपका है सोर्स टर्मिनल है और ये आपका ड्रेन टर्मिनल है। तो कुछ इस तरह का संरचना होता है। अभी ये कौन सी डिवाइस है? तो n चैनल फैट है, यानी n चैनल फैट है, ठीक है। ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का हाई इम्पीडेंस होता है, उच्च इनपुट इम्पीडेंस होता है। जितना आप लिखवा रहे हैं ना उसको आप लोग नोट करिए, इम्पीडेंस होता है। क्योंकि अभी आगे जो प्रश्न आएगा ना उसमें आपको उत्तर देने में बेनिफिट होगा, यानी आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इम्पीडेंस डिवाइस है, हाई इनपुट इम्पीडेंस डिवाइस है, ठीक है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर के मुताबिक फास्टर डिवाइस है, यानी तेजी से काम करता है। इसमें नॉइज लेस होता है, यानी जो शोर होता है वो कम होता है। ट्रांजिस्टर के अपेक्षा शोर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। टेम्परेचर इसलिए कम होता है कि टेम्परेचर बढ़ने का कारण होता है अल्पसंख्यक आवेशवाहक। तो फैट में अल्पसंख्यक आवेशवाहक बहुत ही कम होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज नियंत्रण युक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्टेज नियंत्रण युक्ति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 49 नंबर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से बताइए, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, प्रसारण ट्रांसमिशन, लाउड स्पीकर, या फिर माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, फटाक से। देखते हैं कितने जने बता पाते हैं। अगर जिनको यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का अनुप्रयोग पता हो गया, उपयोग अगर पता होगा तो ये आसानी से उत्तर दे पाएंगे। जिन्होंने थ्योरी की क्लास अच्छे से ली होगी, थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा, चाहे वो किसी भी ITI से हो, तो इस प्रश्न का जवाब अच्छे से दे पाएंगे और सही और सटीक उत्तर देंगे। चलिए पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, यूजेटी का। यूजेटी, तो यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका प्रतीक कैसा होता है? तो प्रतीक कुछ इस तरह का होता है। ऐसा इसका प्रतीक होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर होता है, इसके बाद बेस 1 होता है और बेस 2 होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, तो इसका उपयोग होता है मोटर के नियंत्रण में, मोटर के नियंत्रण में और फेज कंट्रोलिंग में। फेज नियंत्रण में भी यूजेटी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में भी इसका यूज किया जाता है। ऑसिलेटर में भी यूजेटी का यूज किया जाता है। इसके बाद ट्रिगर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रिगर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तो यूजेटी का मेन काम क्या है? मोटर की गति नियंत्रण में, इसके बाद फेज नियंत्रण में, इसके बाद रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में और ट्रिगर के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन ऑप्शन आपको मिल रहा होगा? तो देखिए ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में। ठीक है। तो एग्जाम में उपयोग के बारे में पूछता है, देखिए उपयोग से ही ऑप्शन उठाया है। ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में यूजेटी का उपयोग किया जाता है। वहीं ट्रिगर के रूप में भी किया जाता है, फेज नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है, मोटर नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है। मोटर की गति नियंत्रण के रूप में भी यूजेटी का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 नंबर। यन चैनल जे फैट का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है? इसका विकल्प है गेट्स पक्ष अभिनत है, या गेट्स अग्र अभिनत है, या गेट सोर्स के साथ पक्ष अभिनत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए यन चैनल जे फैट के बारे में जान लेते हैं। यन चैनल जे फैट के बारे में, जे फैट के बारे में जान लेते हैं। तो यन चैनल जे फैट का जो संरचना होता है कुछ इस तरह का बना होता है। अब यन चैनल का मतलब कि जो बड़ा वाला भाग होगा वो यन टाइप का होगा, यानी जो छोटा वाला भाग है वो होगा पी टाइप, ये वाला हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा। ठीक है। और ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा, जिसको हम एन चैनल के नाम से जानते हैं। ये बीच वाले भाग को हम चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को चैनल बोलते हैं। ठीक है। तो जब बड़ा वाला भाग एन टाइप का होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा, तो एन चैनल के नाम से जानेंगे। और जब बड़ा वाला भाग पी टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होगा तो हम पी टाइप जे फैट या फैट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे पी टाइप जो टर्मिनल होता है, इधर वाला पी टाइप और इधर वाला, ये क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है, जिसे हम गेट टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक टर्मिनल लगा होता है जिसे हम सोर्स टर्मिनल के नाम से जानते हैं। और ऊपर एक टर्मिनल होता है जिसे हम ड्रेन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें बाइसिंग जब करते हैं तो गेट और ड्रेन के बीच में करेंगे, गेट और सोर्स के बीच में करेंगे, और ड्रेन और सोर्स के बीच में करेंगे। ठीक है, या सोर्स ड्रेन के बीच में बोल सकते हैं, सोर्स और ड्रेन के बीच में करेंगे। ठीक। तो हमेशा गेट और सोर्स के बीच में जो हम बाइसिंग करते हैं वो हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं? रिवर्स बाइस करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है। तो रिवर्स बायस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है। और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये जुड़ गया किसमें? रिवर्स बायस में जुड़ गया। रिवर्स बायस में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो रिवर्स बायस में जुड़ गया। अब इसको क्या करना है? इसको फॉरवर्ड में जोड़ना है। देखिए अब जो आपका सोर्स टर्मिनल है, जो ये सोर्स टर्मिनल है वो किससे जुड़ा है? पी टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो ये सोर्स टर्मिनल है वो किससे जुड़ा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा है। इसका मतलब कि इसको फॉरवर्ड में करने के लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे बैटरी के,
और इसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये जुड़ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम बायसिंग करते हैं। बायसिंग का मतलब होता है कि जेफेट को जोड़ने का तरीका है, बैटरी के जोड़ने के तरीके को ही बायसिंग के नाम से जानते हैं। तो गेट और सोर्स जो टर्मिनल है उसके बीच में जो हम बाइटिंग जो बैटरी जोड़ेंगे वो रिवर्स बायस में जुड़ी रहती है, और यही पूछा भी है, ऑप्शन में दिया भी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गेट और सोर्स के साथ पक्ष अवनी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट सोर्स के साथ पक्ष अवनति। यहाँ पे देख रहे हैं ना, गेट सोर्स के साथ जो बैटरी जुड़ी है वो उल्टी जुड़ी है, पक्ष अवनति में जुड़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 51 नंबर। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होगा? चित्र को देखिए और ये है फार्मूला, इसको आपको याद ही करना है। चलिए देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, क्या है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी ऑन बराबर टी डी प्लस टी आर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 नंबर। बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? उपकरण है प्रेरकत्व, प्रतिरोधक, संधारित्र या ट्रांजिस्टर। बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जिसको बनाने में इन 3 तरीकों का उपयोग किया जाता है? जो भी तरीके हैं, बिंदु संपर्क, विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन का जो तरीका है, तो इसके द्वारा किसको हम बनाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग करने के लिए हम बिंदु संपर्क यानी पॉइंट कांटेक्ट, ग्राउंड, डिफ्यूजन और एलॉय जंक्शन आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 53 नंबर। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो इसका विकल्प है इसे अधिक गर्म का प्रसार करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया निर्गत, और ऑप्शन नंबर सी है बेस कलेक्टर क्षेत्र रिवर्स बायस्ड है। ऑप्शन नंबर डी है कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। तो प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर का प्रतीक कैसा होता है, इसको देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है,
एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि एनपीएन कौन होता है और पीएनपी कौन होता है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले टर्मिनल के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। बीच वाला होता है बेस, और बेस के पास का जो टर्मिनल होता है उसे बोलते हैं कलेक्टर और अमीटर। ठीक है, अमीटर, बेस और कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में जो तीर का निशान होता है वो हमेशा एमीटर पे होता है। एमीटर में अगर तीर का निशान अंदर की तरफ है तो ये हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ट्रांजिस्टर पीएनपी, पी यानी पी से यानी पी रहा है, जैसे पानी पीते हैं लोग, जैसे पीते हैं ना, पी रहा है, यानी पी से पीना, यानी पीना मतलब अंदर जा रहा है। तो अंदर जा रहा है मतलब तीर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, इसलिए ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। अब अगला है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहचान कैसे करेंगे? कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है। यदि एमीटर टर्मिनल पे तीर का निशान बाहर की तरफ होगा तो हो जाएगा एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यानी एनपीएन, एन का मतलब नहीं पी रहा है, नहीं पिएगा, पिलाने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं पिएगा। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लो, इसका मतलब जो तीर का निशान होगा वो किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और इस टर्मिनल को कहेंगे बेस टर्मिनल और ये है कलेक्टर। ठीक, तो तीर का जो निशान होता है हमेशा अमीटर टर्मिनल पे होता है। ट्रांजिस्टर के एमीटर टर्मिनल पे तीर का निशान होता है। तो ये है ट्रांजिस्टर के सिंबल। अब एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है, पीएनपी भी आ सकता है और एनपीएन भी आ सकता है। ठीक है, अब इसमें परत कितनी होती है? तो परत होती है 3 परतों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम एकांतर परत के नाम से जानते हैं। एकांतर, एकांतर का मतलब एक परत का अंतर। जैसे यहाँ पे पी है तो पी के बाद तुरंत पी नहीं आ रहा है, पी के बाद यन आ रहा है, इसके बाद पी आ रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं एकांतर परत से मिलकर के ट्रांजिस्टर बना होता है। टर्मिनल कितने होते हैं? तो टर्मिनल होते हैं 3। जंक्शन कितने होते हैं ट्रांजिस्टर के? तो जंक्शन होते हैं 2। ठीक है, एक होता है एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर इसकी संरचना देखें तो सबसे कम क्षेत्र किसका होता है? बेस का होता है। सबसे कम क्षेत्र जो होता है वो बेस का होता है। क्षेत्र बोले या आकार बोले, क्षेत्र या आकार। आकार सबसे कम होता है बेस का, सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा होता है कलेक्टर का, और बीच वाला होता है एमीटर का। ठीक है, एमीटर का जो आकार होता है वो बेस से क्या होता है? बड़ा होता है। एमीटर का आकार बेस से क्या होता है? बड़ा होता है, और कलेक्टर से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अब डोपिंग किसमें सबसे ज्यादा की जाती है? तो एमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है। एमीटर में डोपिंग की जाती है। ठीक है, डोपिंग सबसे ज्यादा एमीटर में की जाती है, इसके बाद कलेक्टर में की जाती है, और सबसे कम डोपिंग बेस में की जाती है। तो एग्जाम में पूछता है कि ट्रांजिस्टर के किस परत में डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है? तो एमीटर में की जाती है। सबसे डोपिंग कम किसमें की जाती है? तो बेस में की जाती है। सबसे बड़ा आकार किसका होता है? तो कलेक्टर का होता है। सबसे कम आकार किसका होता है? तो बेस का होता है। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखना है। तो एमीटर से क्या होता है? सारे जो आवेश वाहक होते हैं वो बेस को पार करके किधर जाते हैं? कलेक्टर की तरफ जाते हैं। तो कलेक्टर की तरफ जाते हैं तो हीट ज्यादा उत्पन्न करते हैं। तो हीट उत्पन्न करेंगे तो इसका मतलब आकार बड़ा रखना पड़ेगा। आकार बड़ा नहीं रखेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए हीट ज्यादा उत्पन्न होता है, इसीलिए कलेक्टर को क्या करते हैं? आकार बड़ा रखते हैं। कलेक्टर क्या करता है? जो आवेश वाहक होता है, मेजॉरिटी चार्ज करे और माइनॉरिटी चार्ज करे, उसको पकड़ता है, उसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या है 54 नंबर। एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि ट्रांजिस्टर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनति है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी है एक दोलक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी है एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है, और ऑप्शन डी है एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। देखिए ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हम कई तरह से करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होता है, कुछ इस तरह का होता है। चलिए सिंबल बना के देख लेते हैं, सिंबल भी देख लेते हैं। तो पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया ये, जिसमें तीर किधर है, बाहर की तरफ है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में तीर किधर होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। अब इसकी हमको बाइसिंग करना है। तो बाइसिंग करने का कई तरीका होता है, या तो बेस और एमीटर। यहाँ पे सवाल में दिया है कि एमीटर और बेस और कलेक्टर से बेस अग्र अवनति में हो, यानी एमीटर और बेस के बीच में जो बाइसिंग की गई है, जो बैटरी लगाई गई है, वो क्या है, अग्र अवनति में है, यानी फॉरवर्ड बाइस में, अग्र अवनति में है। तो अग्र अवनति में कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये है एन और ये है पी और ये है एन, ठीक है। तो यन है, यन टाइप है, इसका मतलब कि इसको नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है, और जो पी है उसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तब जाके ये क्या होगा, अग्र अवनति में होगा। यानी जो बेस टर्मिनल है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा है और एमीटर जो टर्मिनल है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से जुड़ा है। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, आप समझ में आ रहा होगा। तो 1 नंबर में देखिए एन टाइप है, एन टाइप और एन टाइप जो है वो एमीटर टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ेंगे और पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसे हम अग्र अवनति के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसी तरह से बोल रहा है कि कलेक्टर और बेस टर्मिनल है, उसे भी हमें अग्र अवनति में जोड़ना है। तो देखिए कलेक्टर और बेस, यहाँ पे है ये कलेक्टर और ये है बेस, तो इसको भी जोड़ना है अग्र अवनति में। तो जो बेस टर्मिनल है वो पी टाइप है और कलेक्टर जो टर्मिनल है वो एन टाइप है। तो इसका मतलब कि कलेक्टर को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और बेस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ठीक है, तब जाके यह अग्र अवनति में होगा। यानी इस समय जो बैटरी जोड़ी गई है एमीटर और बेस के बीच वो अग्र अवनति में है और कलेक्टर और बेस के बीच वो भी अग्र अवनति में है। यानी दोनों जो आप बैटरी जोड़ रहे हैं वो अग्र अवनति में है। जब दोनों बैटरियां अग्र अवनति में होते हैं, यानी जब एमीटर और बेस अग्र अवनति में हो और कलेक्टर बेस भी अग्र अवनति में हो, ठीक, तो इस समय के मोड को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन मोड कहते हैं। सैचुरेशन यानी संतृप्त मोड कहते हैं, संतृप्त मोड कहते हैं। और उस समय की जो स्थिति है एक बंद स्विच की भांति काम करता है। कैसा काम करता है, एक बंद स्विच की भांति, एज ए बंद स्विच की भांति ये काम करता है, ठीक है, ये कार्य करता है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन नंबर डी, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है, स्विच के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जब बेस और एमीटर और बेस और कलेक्टर दोनों
में जो बायसिंग जोड़ी जाती है अगर अग्र अवनति में हो तो उस समय के मोड को संतृप्त मोड कहते हैं, सैचुरेशन मोड कहते हैं। और जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो एक बंद स्विच की भांति कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 55 नंबर। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है न्यूनतम विकृति या अधिकतम धारा लाभ या अधिकतम वोल्टेज लाभ या शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिग्नल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम विकृति। क्या हो जाएगा? न्यूनतम विकृति। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56 नंबर। 56 नंबर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? इससे पहले भी ये सवाल आ चुका है, आप लोग लगाए भी हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें ये सवाल दिया है, अगर आप लोग सही से देखे होंगे तो इसका उत्तर कर जाएंगे। सवाल है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? ऑप्शन है डिटेक्टर, ऑप्शन बी है एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है दोलक, ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोलक, ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर यानी दोलक क्या करता है? बिना इनपुट के सिग्नल तरंग उत्पन्न करता है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 57 नंबर। एक दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? विकल्प है फिल्टर के साथ दिष्टकारी या वोल्टेज गुणक या नकारात्मक फीडबैक या सकारात्मक फीडबैक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोलन सर्किट में दोलन या तरंग उत्पन्न करने के लिए हमें नकारात्मक फीडबैक सर्किट की आवश्यकता होती है। इसका मतलब 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक, फीडबैक ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 58 नंबर देख लेते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन है दिष्टकरण, प्रवर्धन या रेगुलेटर सर्किट या ट्रिगर सर्किट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को शॉर्ट नेम क्या है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का? यूजेटी। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को छोटे में यूजेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यूजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं? तो यूजेटी के कितने टर्मिनल होते हैं? यूजेटी के होते हैं 3 टर्मिनल। 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो B1, B2 और एमीटर होता है। ठीक है। अब यूजेटी का यूज कहाँ होता है?
तो यूजेटी का यूज होता है ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मोटर की गति नियंत्रण में, इसके बाद कहाँ होता है फेज नियंत्रण में, ठीक, फेज नियंत्रण में भी होता है, ठीक है। इसके बाद कहाँ होता है रिलैक्सेशन सर्किट में होता है ना, रिलैक्सेशन सर्किट में भी होता है इसका उपयोग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, ट्रिगर के रूप में, ट्रिगर सर्किट में इसका यूज होता है, ट्रिगर सर्किट में होता है इसका यूज, ट्रिगर सर्किट। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ट्रिगर सर्किट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 59 नंबर, 59 नंबर। किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत तथा अच्छा रैखिकता वाले कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? इसका ऑप्शन है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिफ्टी 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो चलिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैसी डिवाइस है, तो ये है यूनिपोलर डिवाइस, यूनिपोलर डिवाइस है, कॉपी में लिखते रहिए, यूनिपोलर युक्ति है, ठीक है। इसके बाद ये अर्धचालक युक्ति है, अर्धचालक युक्ति है, ठीक है। इसके बाद इसमें शोर कम होता है, ट्रांजिस्टर की अपेक्षा शोर कम होता है, और ये तापमान सेंसिटिव इसका कम होता है। इसके बाद इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है यानी उच्च होता है, ठीक है। इसके बाद यह वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है, वोल्टेज नियंत्रण युक्ति है, इसके बाद वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत युक्ति है, धारा स्रोत युक्ति है, ठीक है। तो ये सब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अच्छाइयाँ हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक पूछ देगा विकल्प में, फिर अगर याद रहेगा तो आप लोग कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। इसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन होता है, गेट और सोर्स होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 नंबर, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। जेफेट की तुलना में मॉसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? इसका विकल्प है जंक्शन के बजाय इंसुलेशन परत, या पी सामग्री के बजाय एन सामग्री का उपयोग करना, या एन सामग्री के बजाय पी सामग्री का उपयोग करना,
या पी सामग्री की बजाय एन सामग्री गेट का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जंक्शन के बजाय परत होता है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें जंक्शन के बजाय परत होता है, परत होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।